कुछ ही देर बाद एक छोटी लड़की आई जिसने फूलों के पैटर्न वाला टॉप और पैंट पहना हुआ था। उसके पीछे बछड़े के आकार का एक कुत्ता था। ये लड़की लगभग 14 या 15 साल की लग रही थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें बड़ी थीं। लड़की युवक से 30 फीट दूर रुकी और चिल्लाए, बदसूरत मूक, मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हें रात के खाने पर वापस बुलाने के लिए कहा था। युवक ने पलटकर युवती की ओर देखा और खड़ा हो गया। उसके पैर थोड़े सुन्न हो गए थे, शायद इसलिए कि वह बहुत देर से वहां बैठा था। इसलिए जब वह खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो वह लगभग गिर गया, जिससे युवती हंस पड़ी। मूक, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। छोटी लड़की मुड़ी और गांव में वापस चली गई। कुत्ता उसके आगे आगे दौड़ा, मानो वह रास्ता खोल रहा हो। युवक धीरे धीरे लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव की ओर देखता गया, उसकी आंखों में उदासी और गहरी होती गई। गांव के प्रवेश द्वार के पास एक घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी नीली शर्ट इतनी बार धुल चुकी थी कि वह सफेद हो रही थी। जमीन पर जड़ी बूटियां बिछाई गई थीं। जब हवा चलती थी तो जड़ी बूटियों की खुशबू फैलती थी। युवा लड़की उछलकर कमरे में आई, उस आदमी के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, मैंने उस गूंगे को वापस बुला लिया है। आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उसने लड़की की तरफ देखा और चिल्लाया, अच्छा व्यवहार करो, उसे अंकल कहो। लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कुछ नहीं बोली। इसके बजाय वह घर में भाग गई और अपनी माँ की मेज सेट करने में मदद की। वह आदमी खड़ा हुआ और युवक की ओर देखा। उसने कहा, छोटे भाई, उसकी परवाह मत करो, ये हमेशा से ऐसी ही रही है। आओ, मैं देखता हूँ कि तुम कितने ठीक हो गए हो। युवक ने सिर हिलाया और उस आदमी के पास बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो बहुत पतला था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ त्वचा में लिपटी हड्डियां हैं। उस आदमी ने हाथ पर हाथ रखकर उसे दबाया। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, तुम बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हो। मैं तुम्हें कुछ और दवा दे दूंगा और फिर तुम्हें बस अपने शरीर को पोषण देना होगा और तुम ठीक हो जाओगे। युवक ने कुछ सोचा और फिर सिर हिला दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युवक को इस तरह देखा और हस्ताक्षर कर दिए। वह इस व्यक्ति से 1 महीने पहले मिला था, जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया था। जब उसने उसे देखा तो ये युवक मौत के कगार पर था। वह एक डॉक्टर और एक माता पिता था, इसलिए उसने युवक को अपने पास ले जाने और उसका इलाज करने का फैसला किया। इस व्यक्ति की चोटें बहुत गंभीर थीं, यहाँ तक कि उसके अंदरूनी अंग भी अपनी जगह से हट गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को युवक के ठीक होने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने इसे भाग्य पर छोड़ दिया था। हालांकि युवक का शरीर बहुत अजीब था। 10 दिनों के बाद उसका शरीर ठीक होने लगा और युवक होश में आ गया। हालांकि जब व्यक्ति जाग गया तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पता चला कि लड़का बोल नहीं सकता था, वह गूंगा था। तभी एक महिला घर से बाहर निकली और लड़की उसके पीछे पीछे आई। दोनों ने कुछ बर्तन उठाकर मेज पर रख दिए। लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मैं गूंगे के साथ खाना नहीं खाऊंगी। वह इतना बदसूरत है कि मैं उसके साथ यहाँ खाना नहीं खा सकती। तुम? अधेड़ उम्र के आदमी ने लड़की को घूर कर देखा। महिला जल्दी से छोटी लड़की के सामने खड़ी हो गई और उसके कटोरे में कुछ बर्तन रख दिए। ये घर के अंदर जाकर खाओ। लड़की ने मुंह बनाया। वह बोलने ही वाली थी कि युवक ने कांपते हाथों से अपना कटोरा उठाया। वह उठ खड़ा हुआ, आंगन से बाहर चला गया, एक चट्टान पर बैठ गया और अपने कटोरे में रखे चावल को घूरता हुआ सोचने लगा। साधना जगत में कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। वह वांग लिन था, जो कभी फलता फूलता था, अब ऐसी स्थिति में आ गया है। ये सब जू यू और विशाल दानव कबीले के कारण हुआ था। वांग लिन का दाहिना हाथ कांप उठा जब उसने कटोरा चट्टान पर रखा। उसने एक कड़वी मुस्कान निकाली। 1 महीने पहले उसकी मूल आत्मा ढह गई थी। ये टूट गया था लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। यह उसके शरीर में टूटे हुए टुकड़ों के रूप में रह गया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे खत्म होते गए। उसका शरीर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन किसी अजीब किस्मत की वजह से जब उसकी मूल आत्मा नष्ट हो गई तो जो आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, वह उसके शरीर की कुछ हद तक मरम्मत करने में सक्षम थी। यही कारण था कि वह ठीक हो पाया। हालांकि वर्तमान में वह अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खो चुका था और एक नश्वर बन चुका था, जिसे कटोरा पकड़ने में भी परेशानी होती थी। अभी एक नश्वर भी उसे एक मुक्का मारकर जमीन पर गिरा सकता था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मूल आत्मा के पतन का असर उसके चुस्थित मूल शरीर पर भी पड़ेगा। वह गहरी नींद में सो गया था और जाग नहीं पाया था। वांग लिन के लिए यह बहुत बुरी खबर थी।
अगर उसका मूल शरीर सो नहीं गया होता तो उसका मूल शरीर उसे लेने आ सकता था। फिर उसे साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी जगह ढूंढनी होती। लेकिन अब ये सब धुआं बन गया। वह गूंगा नहीं था, वह सिर्फ बोलने को तैयार नहीं था। चाय के कारण उसके चेहरे पर बहुत ही बदसूरत निशान पड़ गए थे, इसलिए लोग उससे तंग आ चुके थे। गांव में इस जोड़े के अलावा किसी ने भी उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के वह अपना बैग खोलने में सक्षम नहीं था। वर्तमान में वह पूरी तरह से नश्वर बन चुका था। वांग लिन ने एक आह भरी और फिर अपने कटोरे में रखे सारे चावल खा लिए। 9 साल में वान एर को फिर से स्वर्ग के पुनर्जन्म चक्र का सामना करना पड़ेगा। 9 साल। वांग लिन ने चावल का आखिरी टुकड़ा निगल लिया और दृढ़ निश्चयी नजर से देखा। इस पूरे महीने में वह अपनी खेती को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। जब तक डोमेन और सील टूटा हुआ था, वह स्वाभाविक रूप से अपनी खेती को फिर से हासिल कर सकता था। हालांकि जब उन्हें तोड़ने की बात आई तो वह असमंजस में था। देर रात वांग लिन आंगन में लकड़ी के शेड में लेट गया और धीरे धीरे सो गया। उसका शरीर अभी बहुत कमजोर था, उसमें जरा सी भी ताकत नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पीठ पर एक टोकरी रखी और कुछ शिकारियों के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पर चला गया। वांग लिन ने अपनी आंखें खोली, कमल की मुद्रा में बैठ गया और चुपचाप लकड़ी के शेड के अंदर साधना करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक आह भरी। उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए साधना करना असंभव था। केवल घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान पर होने से ही वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट करने के लिए कुछ बलपूर्वक साधना कर सकता था। उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया और शेड से बाहर चला गया। उसका शरीर अभी भी कमजोर था। ठीक इसी समय वह छोटी लड़की घर से बाहर चली गई। वांग लिन को देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, बदसूरत नूते, तुम पहले ही 1 महीने से यहाँ रह रहे हो। तुम कब जा रहे हो? मेरा घर कोई चैरिटी हाउस नहीं है, हम तुम्हारे खाने के लिए इतना अतिरिक्त खाना कैसे रख सकते हैं? महिला घर से बाहर चली गई और उसे डांटने लगी, एरही, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उन्हें अंकल कहो? लड़की ने असंतुष्ट होकर सिसकारी भरी और कहा, शियुकै, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर वह गेट की ओर चल दी। कुत्ता अचानक आंगन के कोने से बाहर आया और अपनी दुम हिलाते हुए उस छोटी लड़की के पीछे चलने लगा। महिला की नजर वांग लिन पर पड़ी और उसने माफी मांगते हुए कहा, उस बच्ची को ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए उसकी परवाह मत करो। उसके पिता जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए जब तक चाहो तब तक यहाँ रहो। जब तुम ठीक महसूस करोगी तब तुम यहाँ से जा सकती हो। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने में अधेड़ व्यक्ति की दवा की मदद से वांग लिन के शरीर ने धीरे धीरे थोड़ी ताकत हासिल कर ली। एक देर रात को वांग लिन शेड से बाहर निकला। उसने उस घर को देखा जिसमें अधेड़ व्यक्ति रहता था और यार्ड से बाहर निकलने से पहले उसे याद कर लिया। वह तो जाने ही वाला था। पिछले आधे महीने में वांग लिन ने कुछ सूखा खाना बचाकर रखा था और उसे लपेटकर चांदनी की रोशनी में गांव से बाहर निकल गया था। इस समय उसे अचानक 500 साल पहले की बात याद आ गई। जब उसे हिंग यू संप्रदाय ने अस्वीकार कर दिया था, तब उसने भी आधी रात को घर छोड़ दिया था। उसके जाने के बाद उसकी यात्रा शुरू हुई। तब से 500 साल बीत चुके थे। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और दूर चला गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अभी कहाँ है। जब उसे उस ट्रांसफर एरे द्वारा टेलीपोर्ट किया गया तो उसके पास ये पता लगाने का समय नहीं था कि वह कहाँ है। अभी वह केवल एक स्पिरिट नस ढूंढना चाहता था ताकि वह उसका उपयोग करके थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सके और फिर उस डोमेन और सील को तोड़ने का तरीका खोज सके जिसने उसे परेशान किया हुआ था। देर रात ठंडी हवा चली और वांग लिन का शरीर कांप उठा। वांग लिन ने कड़वी मुस्कान दी और सोचा कि उसे असली नश्वर जैसा महसूस हुए कितना समय हो गया है। यहाँ तक कि जब वह नश्वर बन रहा था तब भी यह इससे अनगिनत गुना बेहतर था। रास्ते में वांग लिन की सांस फूलती रही, इसलिए उसे रुकना पड़ा। स्वाभाविक रूप से वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। 7 दिन बाद भी वह मुख्य सड़क पर चल रहा था। हालांकि उसके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, फिर भी वह उसे महसूस करने में सक्षम था। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा वाले कुछ स्थान पाए, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने शरीर के अंदर कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर सका। वांग लिन ने कड़वाहट से सोचा, शायद केवल स्थानीय संप्रदायों में ही घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान होते हैं। हालांकि वह अपने वर्तमान शरीर के साथ किसी संप्रदाय में कैसे प्रवेश कर सकेगा। वांग लिन ने आह भरी।
उसने आसमान की ओर देखा और उसके दिल में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन निराशा की वह झलक उसके दृढ़ संकल्प से जल्दी ही कुचल दी गई। उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ज़ुयु और विशाल दानव कबीले, जो हुआ उसे मैं नहीं भूलूंगा। एक दिन मैं तुम्हें 100 गुना चुका दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। वह खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा तथा उसकी दृष्टि दृढ़ थी, लेकिन ठीक इसी समय उसके पीछे से घोड़ों की आवाजें आने लगी। रात के अंधेरे में यह आवाज बहुत ही कर्कश थी। जैसे ही वांग लिन ने आवाज सुनी, काले घोड़ों का एक समूह एक एक करके उनके पास आ गया। घोड़ों के ऊपर हत्यारों के चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी बैठे थे। उनमें से एक हटे कट्टे आदमी ने वांग लिन को देखा और जल्दी से अपने घोड़े की लगाम कसते हुए बोला, हाँ, कितना बदसूरत बच्चा है, कितना पैसे वाला पेड़ है। उसने हाथ बढ़ाकर वांग लिन को पकड़ लिया। सामने से आवाज आई, चौथी माँ, आप क्या कर रही हैं? बॉस, मुझे एक पैसे का पेड़ मिला है। अगर हम इस बदसूरत बच्चे की टांगे तोड़ दें तो हम उसका इस्तेमाल सड़क पर हेवनली पावर एस्कॉर्ट कंपनी की गाड़ियों को रोकने के लिए कर सकते हैं। ये हमारे अपने भाइयों का इस्तेमाल करने से बेहतर है। चेहरे पर चाकू के निशान वाले मोटे आदमी ने घोड़े को आगे बढ़ने का आदेश दिया। चाकू के निशान वाला मोटा आदमी आगे बढ़ा, वांग लिन को उठाया और मुस्कुराया। बॉस देखो, वांग लिन की आंखें बंद थीं। वह बहुत गुस्से में था। नश्वर दुनिया में कुछ ही मार्शल आर्टिस्ट उसे इस तरह आसानी से अपमानित कर सकते हैं। उनके सामने घोड़े पर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था। उसने वांग लिन की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, इसे ले जाओ। 18 घोड़ों का समूह दूर तक सर पर दौड़ता हुआ चला गया। वे 1500 किलोमीटर दूर सड़क के एक दोराहे पर रुके। उनमें से हर एक ने जल्दी से अपने मुखौटे पहने सड़क के किनारे फैल गए और छिप गए। इन लोगों की हरकतें बहुत ही कुशल थीं। ये स्पष्ट था कि वे इस तरह की हरकतें अक्सर करते थे। पलक झपकते ही केवल चाकू के निशान वाला वह मोटा आदमी और वांग लिन ही बचे। उसने वांग लिन को अपनी जगह पर पकड़ रखा था। छोटा छह, अपने भाई का घोड़ा ले जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक दुबला पतला युवक बाहर आया और घोड़े को ले गया। छोटे बदमाश, अपने आप को बदकिस्मत समझो। चाकू के निशान वाले मोटे आदमी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ वांग लिन को नीचे गिराया और अपना जबड़ा खोला। फिर उसने अपनी उंगली से वांग लिन के कंधों और पैरों पर कुछ निशान बनाए। कुछ चटकने की आवाजों के साथ वांग लिन के कंधे और पैर चकनाचूर हो गए। दर्द की लहरें उसके शरीर में भर गईं और उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी धारें जम गईं। उसकी नजर चाकू के निशान वाले उस मोटे आदमी पर टिकी हुई थी। उसने उस आदमी का चेहरा अपनी यादों में जला लिया। चाकू के निशान वाला वह मोटा आदमी नाक भान सिकोड़कर बोला। उसने कुछ दवाई का पेस्ट निकाला और वांग लिन पर लगा दिया। फिर वह झाड़ियों में गायब हो गया। जैसे ही वांग लिन जमीन पर लेटा, उसके शरीर में जानलेवा इरादे भर गए। उसके साथ जीवन में कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए वह अंततः बेहोश हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 घंटे बाद दूर से गाड़ियों की आवाजें आने लगी और धीरे धीरे वे पास आने लगी। तभी अचानक गाड़ियां रुक गईं और कोई व्यक्ति एक घर पर चढ़ गया। वह जल्दी से वहां पहुंचा और वांग लिन की ओर देखते हुए चिल्लाया, नेता, यह एक लाश है। ऐसा कहते हुए वह घर से कूद गया और वांग लिन को सड़क के किनारे धकेल दिया। फिर वह घोड़े पर सवार होकर वापस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियां एक बार फिर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही गाड़ियां वांग लिन के पास से गुजरी, उनके चारों ओर मशालें अचानक जल उठी और हवा में हंसी भर गई। हेवनली पावर एस्कॉर्ट कंपनी, क्या तुमने सोचा था कि अगर तुम लंबा रास्ता अपनाओगे तो मैं तुम्हें नहीं लूटूंगा? मेरे लिए पीछे रहो। जंगल से एक जोरदार आवाज आए और 18 दुष्ट लोग बाहर निकल आए। किसी ने मशाल लेकर वांग लिन पर लगाए गए पेस्ट को जलाया। यह पेस्ट गैस में बदल गया, जिसने जल्द ही गाड़ियों को ढक लिया। आग का बादल जहा। गाड़ियों से एक आवाज आए। कुछ ही देर बाद एस्कॉर्ट पार्टी के हर सदस्य ने महसूस किया कि उनकी सारी ताकत उनके शरीर से निकल रही है। ये सही है। ये वह विशेष जहर है जिसका इस्तेमाल 18 फायर क्लाउड हीरो करते हैं। यह जहर खून पर असर करता है और आग से सक्रिय होता है। आज आप में से कोई भी नहीं बच पाएगा। नरसंहार शुरू हो गया। 5 मिनट से भी कम समय में एस्कॉर्ट टीम के आधे से ज्यादा लोग मारे गए। रात भर एक के बाद एक चीखें गूंजती रहीं। मशालों की रोशनी में 18 डाकू बहुत ही क्रूर लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने एस्कॉर्ट टीम की हत्या कर दी थी। हाँ, बड़े भाई, वहाँ 3 महिलाएं भी थीं। वापस आने के बाद हम कुछ मौज मस्ती कर सकते हैं। चाकू के निशान वाले उस मोटे आदमी ने किसी का सिर काट दिया और फिर एक महिला को उठा लिया।
यह महिला सुंदर थी, लेकिन उसका चीखता हुआ चेहरा पीला और डर से भरा हुआ था। चाकू के निशान वाला मोटा आदमी हंसा। उसने महिला को थोड़ा सा छुआ और फिर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसे मारने दिया। 2 और आदमी जल्दी से आगे आए और बाकी 2 औरतों को पकड़ लिया और पहली औरत पर हंसने लगे। जल्द ही घोड़े सड़क के किनारे से निकल आए। बहुत बड़े आदमी ने एक बक्सा निकाला और उसके अंदर झांका। बहुत संतुष्ट भाव से उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों चलो। ये सभी लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर तीनों रोती हुई महिलाओं को लेकर जाने वाले थे। चाकू के निशान वाला मोटा आदमी महिला को कंधे पर बिठाकर वांग लिन के पास गया और बोला, बॉस, इस बच्चे में अभी भी सांस बाकी है। क्या हम इसे कुछ और दिन के लिए रख ले ताकि यह फिर से काम आ सके? बड़े आदमी ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। चाकू से जख्मी आदमी ने वांग लिन को दूसरे व्यक्ति की ओर लात मारी। उस व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसे ले गया। वे सभी चिल्लाते हुए दूर चले गए, पीछे लाशें छोड़ गए जिनसे खून की तेज बदबू आ रही थी। जब सुबह सूरज निकला तो 18 लोग पहाड़ की आधी चढ़ाई पर थे। वहां एक बहुत बड़ा गांव था जिसके सामने एक बोर्ड पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, अग्नि बादल गांव, सब लोग लौट आए हैं, गेट खोलो। गांव का दरवाजा खुला और 18 लोग तेजी से अंदर घुस गए। जल्द ही गांव में चहल पहल बढ़ गई। चाकू से जख्मी वह आदमी जो महिला को पकड़े हुए था अपने घोड़े से उतरा और बोला, मालिक, मैं पहले जाकर मौज मस्ती करूंगा। ऐसा कहकर वह एक घर में घुस गया और जल्द ही एक महिला की दयनीय चीखें सुनाई देने लगी। ये हटे कट्टे आदमी इस तरह की चीजों के आदी थे, इसलिए वे सब हंसने लगे। बाकी 2 औरतों को भी ले जाया गया। वांग लिन को गांव के पीछे एक जल जेल में फेंक दिया गया। पिंजरे में बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी या आवाज नहीं थी। वह अपने पैरों से भी कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में लटका हुआ है। उसका शरीर हवा में लटका हुआ था और आगे पीछे झूल रहा था। वांग लिन ने अपना सूजा हुआ सिर हिलाया और उसके हाथ पैरों में दर्द अचानक ऐसा लगा जैसे आग उसकी त्वचा को जला रही हो। वांग लिन ने अपनी आंखें खोली और पूरी तरह से शांत हो गया। दूर से एक दयनीय चीख आई, लेकिन जेल तक पहुंचते पहुंचते वह बहुत धीमी हो गई। हालांकि यहाँ बहुत सन्नाटा था, इसलिए वह चीख हमेशा के लिए चली गई। अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खोने और अपनी मूल आत्मा के नष्ट हो जाने के बाद वांग लिन को अब ऐसा नहीं लगता था कि वह पहले की तरह सिर्फ एक नजर से कुछ भी हिला सकता है। हालांकि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से अंधकार में था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटी सी जगह में फंस गया है। उसकी बाहें बंधी हुई थीं और उसका शरीर ठंडे पानी में लटका हुआ था। पानी, जिसका रंग वह नहीं देख सकता था, उसके शरीर पर गर्दन तक फैल गया था और इतनी दुर्गंध फैल रही थी कि किसी को भी उल्टी आ जाए। वांग लिन ने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया ताकि वह सांस ले सके। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुएं में बंद कर दिया गया हो। दयनीय चीखें खत्म होने के बाद यह एक बार फिर कब्र जैसा सन्नाटा था। ऐसा लगता है कि जो साधक सब कुछ खो चुका है वह नश्वर से भी बदतर है। वांग लिन की आंखें शांत थीं। उसकी हताशा से उपजा गुस्सा उसकी आंखों में बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ था। वह वांग लिन जो आकाश को हिला सकता था और धरती को हिला सकता था, अब अस्तित्व में नहीं रहा। वांग लिन ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी थी, उसकी मूल आत्मा नष्ट हो गई थी और उसके पास नश्वर की ताकत नहीं थी। वह अपना बैग भी नहीं खोल पा रहा था। वह अपने बैग का भी ध्यान नहीं रख पाया था। निश्चित रूप से उसे भी उन मार्शल कलाकारों ने ही छीन लिया था। इस समय लियू मेई की खूबसूरत आकृति अग्नि बादल गांव के ऊपर से उड़ी। उसने अपना सिर भी नीचे नहीं किया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह उस गांव में था। जैसे जैसे वांग लिन चुपचाप सोचता गया, उसकी आंखें चमकती गईं। इस पानी के पिंजरे में आध्यात्मिक ऊर्जा सघन थी। गांव छोड़ने के बाद वह किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं गया था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा पहाड़ से नहीं बल्कि पानी से आई थी।